हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, गुड इवनिंग। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। तो मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। दिल में 2 ऊपरी छोटे ऑरिकल्स और 2 निचले बड़े वेंट्रिकल्स होते हैं। औसत मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मानव हृदय का औसत वजन होता है 300 ग्राम। मानव हृदय का औसत वजन कितना होता है? 300 ग्राम। 2 चैम्बर वाले हृदय में एक वर्टिकल एक एंट्रियम होता है और ऐसा हृदय मछली में पाया जाता है। 2 चैम्बर वाले हृदय, तो 2 चैम्बर वाला हृदय मछली में पाया जाता है। 3 चैम्बर वाले हृदय में एक वेंट्रिकल और 2 एंट्रिया होती हैं। ऐसा हृदय सरीसृप और उभयचरों में पाया जाता है। ये रहा आपके सामने हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है? तो आप सभी को पता होगा फीमर शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मानव में फीमर गर्दन और सिर की कड़ी को 125 डिग्री के कोण पर जोड़ती है, जो चलने के लिए कुशल होती है। जांघ की हड्डी के निचले छोर के दोनों ओर 2 बड़ी प्रमुखताएं या एक हड्डी के अंत में गोल प्रमुखता घुटने के जोड़ के ऊपरी आधे भाग को बनाती है, जो पैर की हड्डी और घुटने पर की ऊपर की हड्डी द्वारा नीचे पूरा होता है। और कुछ जान लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। मैक्सिले चेहरे के कंकाल का बड़ा हिस्सा। मैक्सिले की हड्डियां उपखंडों, आँखों के गढ़ों और नाक के छेद के निचले वर्गों और पक्षों को बनाने में मदद करती है। लैक्रिमल हड्डी क्या होती है? चेहरे की सबसे छोटी और सबसे नाजुक हड्डी कक्षा की औसत दर्जे की दीवार के सामने के भाग में स्थित होती है। इसकी 2 सतह और 4 सीमाएं होती हैं। टिबिया को कशेरुकी में निचले पैर की 2 हड्डियों में पिंडली, अंदरूनी और बड़ी भी कहा जाता है। मैक्सिले खोपड़ी के भारीपन को कम करती है। पीछे के दांतों का समर्थन करने में मदद करती है और आवाज़ को प्रतिध्वनित करने में मदद करती है। फीमर मानव जांघ के भीतर स्थित एकमात्र हड्डी है। फीमर मानव जांघ के भीतर एकमात्र ऐसी हड्डी है। कैसी स्थिति है? यह मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत दोनों है। मानव शरीर में स्टेपी सबसे छोटी है, 3x5 mm आकार की होती है। यह होती है कान में। नेक्स्ट, किसको आमतौर पर सर्वोत्कृष्ट रक्तचाप स्तर माना जाता है? तो आप सभी को पता होगा 120/80 mmHg। 120/80 mmHg को सर्वोत्कृष्ट ब्लड प्रेशर स्तर माना जाता है। रक्तचाप रीडिंग पारा की मिलीमीटर mmHg में व्यक्त की जाती है। रक्तचाप को रक्तदापी नामक एक उपकरण का उपयोग करके मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? आप सभी को पता होगा हीमोग्लोबिन की वजह से। तो सही उत्तर हीमोग्लोबिन। रक्त की लाल रंग में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो उप इकाई हेम्स से बना होता है और लाल होता है। और हीमोग्लोबिन मानव रक्त के अधिकतम भाग का गठन करता है। हीमोग्लोबिन एक फ्यूज्ड प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक फ्यूज्ड प्रोटीन, जिसमें ग्लोबिन और आयरन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक फ्यूज्ड प्रोटीन है जिसमें ग्लोबिन और आयरन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन फेफड़ों के ऊतक तक ऑक्सीजन ले जाता है। तो जो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वह फेफड़ों में ऊतकों तक क्या लेके जाता है? ऑक्सीजन। आरबीसी का काम क्या हो गया? फेफड़ों में ऑक्सीजन ले जाने का। यह आगे ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले जाता है। तो हीमोग्लोबिन क्या है? आगे ऊतकों में फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेके जाता है। ऊतकों से फेफड़ों तक CO2 का संचरण हीमोग्लोबिन के प्रोटीन ग्लोबिन द्वारा लगभग बहुत कम मात्रा 10 से 20% में होता है।
बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 का परिवहन होता है। बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 का परिवहन होता है। अनहाइड्रेजन एंजाइम और RBC की प्रतिक्रिया से बनता है क्या? कार्बोनिक। टिप्पणियाँ। RBC को बोलते हैं लाल रक्त कणिका, WBC को श्वेत रक्त कणिका। RBC अस्थि मज्जा में पैदा होती है। तो RBC कहाँ पैदा होती है? अस्थि मज्जा में, और प्लीहा में नष्ट हो जाती है। इसीलिए प्लीहा को RBC का क्या कहते हैं? कब्रिस्तान। तो RBC का कब्रिस्तान क्या है? प्लीहा। RBC और WBC हमारे शरीर में 6000:1 के अनुपात में मौजूद है। नेक्स्ट, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन क्या है? तो आप सभी को पता होगा 120 दिन। सही उत्तर लगभग 120 दिन है। लाल रक्त कोशिकाएं और उनके बारे में जानकारी। औसत आयु लगभग कितनी होती है? 120 दिन। कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। लाल रक्त कणिकाएं RBC। उत्पादन होता है हड्डियों के अंदर, अस्थि मज्जा में। अन्य जानकारी क्या है? सभी स्तनधारियों और मनुष्य सहित सभी कशेरुकियों में मगरमच्छ आइस फिश को छोड़कर लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो सभी स्तनधारियों में, मनुष्यों सहित में और कशेरुकियों में किसको? मगरमच्छ को छोड़कर और आइस फिश को छोड़कर लाल रक्त कोशिकाएं सब में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन के रक्त के जमने के लिए आवश्यक विटामिन है? कौन सी विटामिन रक्त के जमने के लिए आवश्यक विटामिन है? तो आप सभी को पता होगा विटामिन के। रक्त के जमने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। यह एक मजबूत हड्डियों के निर्माण और हृदय रोगों को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। रक्त और तंत्रिका कोशिका को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। रक्त और तंत्रिका कोशिका को स्वस्थ रखने के लिए किसकी? विटामिन B12 की। विटामिन ए प्रतिरक्षी प्रणाली है, एंटीबायोटिक प्रणाली, प्रजनन और सामान्य दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। शरीर के सभी भागों में ऊतकों की मरम्मत और वृद्धि के लिए विटामिन C की आवश्यकता होती है। तो विटामिन ए की कमी से होती है कौन सा? रतौंधी। विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में बैक्टीरिया को नष्ट करता है? तो कौन सा अम्ल पेट में बैक्टीरिया को नष्ट करता है? आप सभी को पता होगा इसका HCl। जो अम्ल भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है और हमारे पेट में मौजूद होता है वह HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोजेन को एंजाइम पेप्सिन में सक्रिय करता है, जो बाद में अमीनो अम्ल को जोड़ने वाले बंधन को तोड़कर पाचन में मदद करता है, जिसे प्रोटियोलिसिस के रूप में जाना जाता है। गैस्ट्रिक अम्ल गैस्ट्रिक जूस या पेट अम्ल पेट में बनने वाला पाचक द्रव है और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड से बना होता है। तो गैस्ट्रिक अम्ल गैस्ट्रिक जूस या पेट अम्ल पेट में बनने वाला पाचक द्रव है और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड से बनता है, गैस्ट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो आप सभी को पता होगा 46। एक सामान्य मानव शरीर में प्रत्येक कोशिका में कुल 46 के कुल के लिए 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़े? 23 जोड़े। 23 जोड़े में 22 जोड़ों की ऑटोसोम होता है, जो पुरुषों और महिला दोनों में समान है। 23वीं जोड़ी सेक्स गुणसूत्र पुरुषों और मादाओं में भिन्न होते हैं। मादाओं के पास X गुणसूत्र की 2 प्रतियां होती हैं, जबकि पुरुषों में X और Y गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए एंटी इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन 2 ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन 3 एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन 4 एक्वायर्ड इम्यून डिजीज सिंड्रोम। तो पता होना चाहिए आपको एड्स AIDS का पूर्ण रूप AIDS। तो सही आंसर एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। AIDS का पूर्ण रूप एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। यह HIV ह्यूमन इम्यूनोफिडिसिस
अंशी वायरस के कारण होता है जो रेट्रोवायरस नामक वायरस के समूह का सदस्य है। HIV संक्रमण का संचरण आमतौर पर निम्न द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है HIV संक्रमण का संचरण? संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क से, दूषित रक्त और रक्त उत्पादकों के संचार से, जो दूषित रक्त है और रक्त उत्पादों के संचार से, नसों के माध्यम से ड्रग लेने पर सुइयों को साझा करने में, और नाल के माध्यम से संक्रमित माँ से उसके बच्चे तक। इसका मतलब नाल के माध्यम से संक्रमित माँ, अगर कोई माँ संक्रमित है और वह अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसको भी हो सकता है। एड्स के निर्धारण के लिए एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नैदानिक परीक्षण एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट असे एलिसा है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? आप सभी को पता होगा, 206। जन्म के समय शरीर में लगभग 270 हड्डियां मौजूद होती हैं। मानव कंकाल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात उपबंधी कंकाल और अक्षयी कंकाल। तो मानव कंकाल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, नंबर फर्स्ट उपबंधी और नंबर सेकंड अक्षयी कंकाल। नेक्स्ट, एड्स के कारण क्या होता है? एड्स किसके कारण से होता है? प्रोटोजोआ, कवकीय, वायरस या बैक्टीरिया? तो एड्स क्या है? वायरस। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम AIDS एक घातक वायरल संक्रमण है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है। कारक पदार्थ और मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV। तो ग्रहण करने का तरीका यौन संपर्क के माध्यम से। प्रभाव प्रतिरक्षी प्रणाली है। प्राथमिक अवस्था, लक्षण क्या है? प्राथमिक अवस्था बुखार, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमजोरी और वजन कम होना, बढ़ी हुई ग्रंथियां, लाल चकत्ते, बढ़ी हुई ग्रंथियां, लाल चकत्ते। बाद की अवस्था क्या है? धुंधली दृष्टि, रात को पसीना, दस्त, जीभ पर सफ़ेद धब्बे, व्यक्ति को अन्य संक्रमणों और तपेदिक, निमोनिया, कैंसर आदि जैसे रोगों की चपेट में ले आता है। तो दोस्तों आपको पता होगा AIDS के लक्षण क्या हैं, अभी आपने देख लिया। बुखार, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमजोरी और वजन कम होना, लाल चकत्ते पड़ना, बढ़ी हुई ग्रंथियाँ। बाद की अवस्था क्या है इसकी? धुंधली दृष्टि, अंधापन आ जाता है, रात को पसीना आने लगता है, दस्त हो जाते हैं, जीभ पर सफ़ेद धब्बे, और व्यक्ति को अन्य संक्रमणों जैसे तपेदिक, निमोनिया, कैंसर आदि जैसे रोगों की चपेट में आने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो मैंने अभी आपको बताया विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। तो विटामिन A के खाद्य स्रोत नारंगी, पके पीले फल, पकेदार पत्तियां, सब्जियां, गाजर, कद्दू, स्क्वैश, पालक, मछली, और कौन सा? लीवर है, लीवर, डेयरी उत्पाद आदि। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कॉर्बी रोग होता है। विटामिन D की कमी से क्या होता है? विटामिन D की कमी से बच्चों में तो होता है रिकेट्स, और वयस्कों में अलग रोग होता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन रासायनिक नाम है, इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया। नेक्स्ट, कॉर्निया और रेटिना किस अंग में पाए जाते हैं? कॉर्निया और रेटिना किस अंग में पाए जाते हैं? कॉर्निया, तो आपको पता होगा कॉर्निया आँख में पाया जाता है और रेटिना भी आँख में ही पाया जाता है। कॉर्निया, आँख के सबसे सामने और पारदर्शी आवरण को कॉर्निया कहा जाता है। तो कॉर्निया के बारे में आप जानते ही हैं। रेटिना, यह दृष्टि तंत्रिका के पास आँख के पीछे स्थित परत ऊतक है। यह मानव आँख के लिए पटल के रूप में कार्य करता है जहाँ वस्तुओं का प्रतिबिंब दिखाई देता है। अन्य शब्द, निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या होते हैं? अनंत। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु अनंत होता है। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो मानव रक्त में शर्करा
शर्करा मीन्स शुगर। शुगर की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। आपको पता होगा जब शुगर की बीमारी हो जाती है तो इंसुलिन लगाया जाता है। हार्मोन इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज शर्करा के स्तर पर मुख्य नियामक है। कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज शर्करा के स्तर का मुख्य नियामक है। इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय में होता है। इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? अग्नाशय में। अधिक सटीकता से यह अग्नाशय में लैंगरहैंस आइलेट्स में बीटा कोशिका द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा? बीटा कोशिका द्वारा। रक्त प्रवाह में ग्लूकोज बढ़ने की प्रक्रिया में अग्नाशय में बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन जारी होता है। अगर रक्त प्रवाह में ग्लूकोज बढ़ जाए तो ऐसी प्रक्रिया में अग्नाशय में बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन जारी होता है और फिर उसको कंट्रोल करता है। अग्नाशय में बीटा कोशिकाएं अद्वितीय कोशिकाएं हैं जो हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन, भंडारण और स्रावी करती हैं। अग्नाशय बीटा में कोशिकाएं अद्वितीय कोशिकाएं हैं जो हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन, भंडार और स्राव करती हैं। एक बीटा कोशिका का मुख्य कार्य एक इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन और स्राव करना है। तो बीटा कोशिका का काम क्या है? इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन और स्राव करना, जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट, मोतियाबिंद एक बीमारी है जो किसको प्रभावित करती है? आपको सभी को पता है, आँख को प्रभावित करती है मोतियाबिंद। तो जन्मजात हृदय रोग हृदय की बीमारी है। मोनिएटर रोग एक विकार है। मोनिएटर रोग एक विकार है जो आंतरिक कान को प्रभावित करता है। तो याद रखना, मेनिएर रोग। तो इसको याद रखने के लिए ईयर होता है, ईयर मीन्स कान, रोग एक विकार है जो आंतरिक कान को प्रभावित करता है। तो नेक्स्ट, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, इसका क्या नाम है? तो हीमोग्लोबिन, राइट आंसर। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का प्रोटीन है जो ऑक्सीजन का वहन करता है। रक्त का लाल रंग इस हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। रक्त ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को जीवित कोशिकाओं तक ले जाता है। तो रक्त क्या करता है? रक्त ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को जीवित कोशिका तक ले जाता है और अपशिष्ट उत्पादों को उत्सर्जित करता है। किसका काम? ये सब किसका काम है? हीमोग्लोबिन का। कोलेजन शरीर में पाया जाता है। कोलेजन कहाँ पाया जाता है? शरीर में। सबसे भरपूर प्रोटीन है क्या? कोलेजन शरीर में पाए जाने वाला सबसे भरपूर प्रोटीन है। यह मांसपेशियां, हड्डियां, कंडरू, स्नायु और अन्य संयोजी ऊतकों में मौजूद है। यह शरीर में एक प्रमुख संरचनात्मक प्रोटीन है। केरोटिन प्रोटीन का एक प्रकार है। केरोटिन भी एक प्रोटीन का एक प्रकार है। यह बालों और नाखूनों प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है। कहाँ पे? बालों में और नाखूनों में। केराटिन बालों तथा त्वचा और नाखूनों को बनाने वाली कोशिका को शक्ति और लचीलापन प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। तो बालों को शक्ति और लचीलापन प्रदान करता है क्या? केराटिन। वे रेशेदार प्रोटीन होते हैं जो उपकला कोशिका के संरचनात्मक ढांचे का निर्माण करते हैं। मायोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य मांसपेशियों में ऑक्सीजन के परिवहन को सुविधाजनक बनाना है। तो मायोजिन का प्राथमिक कार्य क्या है? मांसपेशियों में ऑक्सीजन के परिवहन को सुविधाजनक बनाना। जो मांसपेशियों में जो ऑक्सीजन होता है उसका परिवहन को सुविधाजनक बनाना मायोग्लोबिन का कार्य है। यह पेशी ऊतकों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो आप सभी को पता होगा, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है इसका? राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए का सही रूप है। यह न्यूक्लियोटाइड्स का एक बहुलक है। तो आरएनए किसका बहुलक है? यह न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि आरएनए किसका बहुलक है।
तो आरएनए राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का एक बहुलक है जो एक राइबोस चीनी, एक फॉस्फेट और डीएनए गुआनिन, डीएनए फॉस्फेट और एडेनिन ए, गुआनिन जी, साइटोसिन सी और यूरेसिल यू जैसे आधार से बना है। तो दोबारा देखो, यह न्यूक्लियोटाइड्स का एक बहुलक है जो एक राइबोस चीनी, एक फॉस्फेट और एडेनिन ए, गुआनिन जी और साइटोसिन सी और यूरेसिल यू जैसे आधार से बना होता है। जीन की कोडिंग, डिकोडिंग, विनियमन और अभिव्यक्ति में इसकी विभिन्न जीविका भूमिकाएं हैं। तो जीन की जो कोडिंग, डिकोडिंग, विनियमन और अभिव्यक्ति में इसकी विभिन्न जैविक भूमिकाएं हैं। आरएनए डीएनए और राइबोसोम के बीच एक न्यूक्लिक एसिड मैसेंजर है। आरएनए क्या है? डीएनए और राइबोसोम के बीच। आरएनए का काम है डीएनए और राइबोसोम के बीच मैसेज भेजने का काम। डीएनए में थाइमिन टी को आरएनए में यूरेसिल यू द्वारा बदल दिया जाता है। डीएनए में जो थाइमिन टी है इसको आरएनए में यूरेसिल यू द्वारा बदल दिया जाता है। आरएनए के 3 प्रमुख प्रकार हैं। आरएनए, ट्रिपल आरएनए, राइबोसोमल, टीआरएनए ट्रांसफर, एमआरएनए मैसेंजर। एमआरएनए यह एक डीएनए से जेनेटिक कोड को एक ऐसे रूप में प्रसारित करता है जिसे प्रोटीन बनाने के लिए पढ़ा और इस्तेमाल किया जा सकता है। एमआरएनए नाभिक से कोशिका द्रव्य तक आनुवंशिक सूचना पहुंचाता है। आरआरएनए यह प्रोटीन में एक एमआरएनए के अनुवाद को निर्देशित करता है। टीआरएनए यह अमीनो एसिड को राइबोसोम में लाता है, स्थानांतरित करता है, जो आरएनए के प्रत्येक 3 न्यूक्लियोटाइड को कोडन के अनुरूप होता है। फिर अमीनो एसिड को एक साथ जोड़ा जा सकता है और पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन बनाने के लिए संसाधित किया जाता है। तो आरएनए के 3 प्रकार हो गए। आरआरएनए को राइबोसोमल कहते हैं, टीआरएनए ट्रांसफर और एमआरएनए मैसेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया की स्थिति में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आप सभी को पता होगा, पीलिया की स्थिति में लीवर यानी यकृत प्रभावित होता है। यह रक्त और रक्त ऊतकों में बिलीरुबिन के संचय के कारण होने वाली बीमारी है। बिलीरुबिन एक अपशिष्ट उत्पाद है। बिलीरुबिन क्या है? एक अपशिष्ट उत्पाद है जो लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने पर उत्पन्न होता है। यह रक्त प्रवाह के माध्यम से यकृत में स्थानांतरित होता है और पाचन द्रव पित्त के साथ मिल जाता है। तो क्या होता है? यह रक्त प्रवाह के माध्यम से यकृत में स्थानांतरित होता है और पाचन द्रव में पित्त के साथ मिल जाता है। यह रोग कौन सा? बिलीरुबिन। यह रोग त्वचा, आँख और अन्य श्लेष्म झिल्ली के पीले रंग का विघटन का कारण बनता है। कभी कभी शरीर का द्रव भी पीले रंग में बदल जाता है। जो कभी कभी शरीर का द्रव वह भी किस में बदल जाता है? पीले रंग में। यह नवजात शिशुओं में आम है क्योंकि नवजात शिशु का यकृत पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। पीलिया को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, हेपेटोसेलुलर और हेमोलिटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया। पीलिया के लक्षण बुखार, पेट में दर्द, वजन में कमी, उन्नीदापन, उल्टी आदि है। लक्षण हो गए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संरचना में अगली पीढ़ी के लिए जानकारी है? तो अगली पीढ़ी के लिए जानकारी डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। तो आप सभी को पता है डीएनए डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल है, सभी जीवित चीज़ों में आनुवंशिक निर्देश देता है। यह 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना एक अणु है जो सभी ज्ञात जीवों और कई वायरस के विकास, कार्य विकास और प्रजनन के लिए आनुवंशिक निर्देश ले जाने वाले एक डबल
हेलिक्स बनाने के लिए एक दूसरे के चारों ओर कुंडल बनाता है। प्रजनन के दौरान डीएनए को संतान में स्थानांतरित कर दिया जाता है और इस तरह यह जानकारी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाती है। प्रजनन के दौरान डीएनए को संतान में स्थानांतरित कर दिया जाता है और इस तरह यह जानकारी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाती है। नेक्स्ट, शरीर में आयरन की कमी के कारण क्या होता है? आयरन की कमी के कारण रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी के कारण उच्च रक्तचाप ये होता है। आयरन की कमी के कारण एनीमिया होता है। एनीमिया। विटामिन के की कमी के कारण मधुमेह तो शुगर है, तो उच्च रक्तचाप, आयरन की कमी, एनीमिया, हाँ एनीमिया होता है। शरीर में आयरन की कमी से होता है एनीमिया। उच्च रक्तचाप। एनीमिया का सबसे आम कारण शरीर में आयरन का निम्न स्तर है। इस तरह के एनीमिया को आयरन की कमी वाला एनीमिया कहा जाता है। इस तरीके एनीमिया को आयरन की कमी वाला एनीमिया कहा जाता है। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हमारे शरीर को एक निश्चित मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हमारे शरीर में एक निश्चित मात्रा में आयरन की कमी होती है। वह पदार्थ हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाता है। आवश्यक विटामिन की कमी के कारण होने वाली प्रमुख कमी और रोग। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन B1 की से बेरी। विटामिन बी का नाम क्या है पता है? रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन B12 की कमी से खून की कमी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स। विटामिन के की कमी से घावों से अत्यधिक रिसाव, थक्का नहीं जमता है। रतौंधी। विटामिन ए रेटिनॉल की कमी से रतौंधी हो सकती है। उक्त रक्तचाप। आहार में सोडियम की अधिकता से उक्त रक्तचाप हो सकता है। सोडियम की अधिकता मतलब नमक की अधिकता। मधुमेह। इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो सकता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो सकता है। नेक्स्ट, किसी बीमारी के लिए हमारे शरीर के प्रतिरोधी को क्या कहा जाता है? तो किसी बीमारी के लिए हमारे शरीर के प्रतिरोधी को क्या कहा जाता है? अरक्तता, पॉलीसिथेमिया, प्रतिरक्षा या लेकीमिया। तो प्रतिरोध को कहते हैं प्रतिरक्षा। सही उत्तर प्रतिरक्षा। सभी जीवित चीज़ों पर रोगजनक एजेंटों में हमला हो सकता है, यहाँ तक कि बैक्टीरियों में वायरस द्वारा संक्रमण के खिलाफ खुद को बचाने के लिए प्रणाली होती है। तो प्रतिरक्षा क्या है? सभी जीवित चीज़ों पर रोगजनक एजेंटों से हमला हो सकता है, यहाँ तक कि बैक्टीरिया में वायरस द्वारा संक्रमण के खिलाफ खुद को बचाने के लिए प्रणाली होती है। इस तरह की सुरक्षा अधिक जटिल जीवों में अधिक जटिल हो जाती है। सामूहिक रूप से इस तरह के संक्रमणों को क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा प्रणाली के रूप में जाना जाता है। की पॉइंट्स क्या हैं देखते हैं। अवशिष्ट प्रतिरक्षा। अवशिष्ट प्रतिरक्षा इन्नेट किसे कहते हैं? मानव प्रतिरक्षा प्रणाली में प्रतिरक्षा दो स्तर होते हैं, प्रतिरक्षा के विशिष्ट और अवशिष्ट। अवशिष्ट प्रतिरक्षा के माध्यम से, जिसे जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहा जाता है, मानव शरीर में खुद को हानिकारक विदेशी सामग्री से बचाता है। तो अवशिष्ट प्रतिरक्षा के माध्यम से, जिसे जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहा जाता है, मानव शरीर खुद को हानिकारक विदेशी सामग्री से बचाता है। सूक्ष्मजीवी, वायरस और बैक्टीरिया, कीड़े मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। ऐसे जीवों को रोगजनक कहा जाता है, वे मेजबान में रोगों का कारण बनते हैं। विशिष्ट रोग क्षमता एक विशिष्ट रोग जनक के खिलाफ लक्षित प्रतिक्रिया के लिए अनुमति देता है। अरक्तता। तो थोड़ी सी और जानकारी लो। अरक्तता क्या होती है? अरक्तता के परिणाम स्वरूप शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं या शिथिल लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होती है। शरीर के अंग में ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है अरक्तता की कमी से। पॉलीसिथेमिया क्या होता है? पॉलीसिथेमिया शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि को संदर्भित करता है। पॉलीसिथेमिया। ल्यूकेमिया शरीर में रक्त बनने वाले ऊतकों का कैंसर है। ल्यूकेमिया क्या है? शरीर में रक्त बनने वाले ऊतकों का कैंसर है।
जिसमें अस्थि, मज्जा और लसिका प्रणाली शामिल है। तो ल्यूकेमिया में क्या शामिल है? अस्थि, मज्जा और लसिका प्रणाली। यह असामान्य सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के अति उत्पादन की ओर जाता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है, जो संक्रमण के खिलाफ शरीर को बचाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कैंसर का एक संभावित कारण है? तो बायोगैस का उपयोग, ग्रीन हाउस प्रभाव, पराबैंगनी विकिरण उद्वासन, इरिडियन विकिरण उद्वासन। तो सही आंसर है पराबैंगनी विकिरण उद्वासन। पराबैंगनी विकिरण यूवी अल्ट्रावायलेट वेव प्राकृतिक रूप से सूर्य द्वारा उत्पादित किया जाता है, जबकि सूरज से यूवी कृत्रिम है। जबकि सूरज से अल्ट्रावायलेट वेव कृत्रिम है। हमारी त्वचा पराबैंगनी किरणों के दो प्रमुख रूपों से प्रभावित होती है। कौन कौन से? त्वचा कैंसर दोनों प्रकार से हो सकता है। यूवीबी अधिकांश आतपद के लिए जिम्मेदार है। त्वचा में गहरी यूवीए घुसना त्वचा की उम्र बढ़ती है, लेकिन यह धूप की कालिमा को बहुत कम योगदान देता है। सभी के लिए सबसे हानिकारक यूवी किरण यूवीसी का तीसरा रूप हो सकता है, लेकिन इसे ओजोन परत द्वारा फिल्टर किया जाता है और पृथ्वी की सतह पर नहीं टकराता। तो आपकी त्वचा की कोशिका में आनुवंशिक सामग्री डीएनए सूरज या सूरज की किरणों से बहुत अधिक यूवी विकिरण से प्रभावित भी हो सकती है। यदि पर्याप्त डीएनए क्षति समय के साथ बढ़ती जाती है, इससे कोशिकाएं नियंत्रण से बाहर बढ़ने लग सकती हैं, जिससे त्वचा कैंसर हो सकता है। सनबर्न संभव दीर्घकालिक डीएनए क्षति की एक अल्पकालिक चेतावनी है और एक सीधा संकेत है कि बहुत अधिक यूवी विकिरण ने आपकी त्वचा की कोशिकाओं में डीएनए को दुर्लभ कर देता है। सनबर्न त्वचा की क्षति है। सनबर्न क्या है? त्वचा की क्षति है और आपके शरीर की प्रतिक्रिया इसे पुनः प्राप्त करने की कोशिश करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? तो आप सभी को पता होगा विटामिन सी पानी में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी पानी में घुलनशील विटामिन है। यह सामान्य बुद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। विटामिन सी सामान्य वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। पानी में घुलनशील है। बची हुई विटामिन की मात्रा मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकलती है। विटामिन सी, जिसे एल एस्कॉर्बिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है, एक पानी में घुलनशील विटामिन है जो स्वाभाविक रूप से कुछ खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। अन्य में युग्मित और आहार अनुपूरक के रूप में भी उपलब्ध है। विटामिन सी सबसे अच्छा स्रोत फल और सब्जियां हैं। विटामिन सी का प्राथमिक स्रोत खट्टे फल, टमाटर का रस और आलू हैं। चूँकि एस्कॉर्बिक अम्ल पानी में घुलनशील है और गर्मी द्वारा क्षतिग्रस्त होता है, इसलिए विटामिन सी की भोज्य सामग्री को लंबे समय तक भंडारण और खाना पकाने से कम हो सकती है। एक्यूट विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। तो एक और जानकारी, कौन सी विटामिन गर्म करने पर ख़त्म हो जाती है? तो वह है विटामिन सी। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? हीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? आयरन। तो आपको भी पता चला था हीमोग्लोबिन, आयरन जैव अणुओं हीमोग्लोबिन के केंद्रीय परमाणु है। लोहे की कम सांद्रता ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए रक्त प्रवाह के कार्य के महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, इसलिए एनीमिया के रोगों में आयरन की कमी होती है। वैद्युत कण संचलन हीमोग्लोबिन के स्तर को मापता है और हीमोग्लोबिन के असामान्य प्रकारों की तलाश करता है। यह अक्सर एनीमिया, सिकल सेल रोग और अन्य हीमोग्लोबिन विकारों के निदान में मदद करने के लिए उपयोग किया जाता है। हीमोग्लोबिन के लिए सामान्य सीमा पुरुषों के लिए 13.5 से 17.5 ग्राम,
प्रति डेसीलीटर है और महिलाओं के लिए 12.0 से 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर है। तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कण द्वारा अस्थि मज्जा में निर्मित होता है और उनके विनाश तक उनके साथ प्रसारित होता है। तो पुरुषों के लिए 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर, महिलाओं के लिए 12.0 से 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर। और काटने से होने वाली बीमारी है रेबीज।